हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस का जो एग्ज़ाम है, यानी मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में आपका तीन चार टॉपिक ऐसा है जो कुछ ही स्टूडेंट कर पाएंगे। और वही टॉपिक्स अगर आपने सही से कर लिया तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो सब कोई कर लेंगे। कि मतलब क्योंकि अभी ये ग्रेजुएट लेवल पे एग्ज़ाम है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उतने स्टूडेंट जितना जितना चाहिए मेंस में उतना तो कर ही लेंगे, मतलब वो सब लिख लेंगे लगभग। लेकिन कुछ फैक्टर, कुछ सिलेबस में टॉपिक ऐसे हैं जो आपका जो है सिलेक्शन को डिटरमाइन करेगा, जिसकी वजह से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखते रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेंस सिलेबस इम्पोर्टेंट टॉपिक। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो मेंस सिलेबस है वो आपका हिंदी और इंग्लिश का है। 60-40 का रेशियो है, हम सबको पता है। 60 और 40 का जो है रेशियो है आपका पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन में। यहाँ पे मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं बताऊँगा क्योंकि आप अवेयर होंगे, अभी तक आप पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का सिलेबस क्या है वो आपको पता है। लेकिन यहाँ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे और कॉमन फैक्टर, कॉमन जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जो है कुछ कॉमन टॉपिक्स देख लीजिए जो सब कोई कर लेगा। यहाँ पे देखिए कॉमन है। कॉमन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एसे, लेटर, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारा जो है सब करते आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करके आएगा, ये खाली नहीं जाएगा। किसी भी टॉपिक पे ऐसे पूछा जा रहा है या फिर जैसे फ्लड इन बिहार ऐसे पूछा जा रहा है तो बिहारी स्टूडेंट है तो लिख ही पाएंगे ना कुछ। बेरोजगारी जो है बिहार में है या फिर इंडस्ट्री नहीं है बिहार में, तो इस सब के बारे में आप ग्रेजुएट हैं तो कुछ ना कुछ सोच करके लिख ही देंगे। ठीक है, ये हो गया लेटर राइटिंग। ये 1 घंटे का काम है, आप टॉप फॉर्मेट समझ जाएंगे, कुछ ना कुछ लिख देंगे। कॉम्प्रिहेंशन में सेम चीज़ है, आप प्रिसाइज में भी वही थोड़ा सा फॉर्मेट समझ जाएंगे कैसे लिखता है। ये सारे स्टूडेंट जो है करके आएंगे, इसलिए इसको मैंने कॉमन नाम दिया है, जो सब कर लेंगे। और जो जितना स्मार्टली करेगा, जितना अच्छा करेगा उसको उतना नंबर मिलेगा, लेकिन वेरिएशन आपको ज़्यादा मार्क्स में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये यहाँ पे मैंने लिखा फ्रेजेस, एडियम्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग टेस्ट, साइनो, एंटो, ओडब्ल्यूएस यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो सारे टॉपिक्स उतने ही इक्विवेलेंट होते हैं, उतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो सिलेबस में दिया होता है। सिलेबस में दिया हुआ हर कीवर्ड्स को अच्छा से, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो सिलेबस में दिए हुए सभी कीवर्ड्स को अच्छा से करके जाएगा। अब ये आपका सिलेबस में दिया हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। लगभग 15% पेपर जो है आपका ईच सब्जेक्ट में, हिंदी में, इंग्लिश में बनेगा इन सेक्शन से। और बहुत बड़ा वेटेज है आपका 15% अगर आप समझे तो, क्योंकि 1% भी वेटेज सिलेक्शन में आपको कहाँ से कहाँ फेंक सकता है ये आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ फ्रेजेस है, इडियम्स है, वोकैबुलरी है, स्पेलिंग टेस्ट, साइनो, एंटो, ओडब्ल्यूएस। और देखो यहाँ पे मैं आपको फ्रेजेस और इडियम्स की पहले बात करता हूँ कि ये आपका पूछा कैसे जाएगा। तो फ्रेजेस और इडियम्स का ये मीनिंग नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए प्री में जो एग्ज़ाम होता है ना, प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे जो फ्रेजेस और इडियम्स पूछा जाता है वो बहुत ही ईजी होता है। आप गेस करके भी, क्योंकि 4 सेंटेंसेस दिया हुआ है, 4 मीनिंग्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे गेस करके भी बता सकते हैं कि इस इडियम का, इस फ्रेज का मीनिंग क्या जा सकता है। गेस चलता है बहुत और 90% जो है सही होता है, क्योंकि पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। एक फ्रेज, एक इडियम दिया हुआ रहेगा, उसको आपको मीनिंग के साथ, यानी आपको सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस आप तभी बना सकते हैं जब उसका मीनिंग आपको पता हो। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा बोलने से जो है गला सूख जाता है, पानी पीना होता है। खैर, वो देखिए मैं कह रहा था कि किसी भी एडियम्स को, फ्रेज को एज सेंटेंस में चेंज करने के लिए, सेंटेंस में बदलने के लिए क्या चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप किसी भी, मतलब अगर टॉप 100 एडियम्स भी कर लेते हैं मीनिंग के साथ, उसका मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं, जो एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछा गया है, जो रिसेंट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे फ्रेजेज अगर आप कर लेते हैं, एडियम्स को कर लेते हैं, तो लगभग जो है चांस है कि आप उसको ट्रांसलेट करके सेंटेंस लिख लेंगे। पहली चीज़, पहली कंडीशन जो ज़रूरी है कि किसी भी इडियम्स का मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है। तब तक अगर आपको मीनिंग उसका नहीं पता होगा तो आप उसको ट्रांसलेट, उसका सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, समझ में ही नहीं आएगा कुछ। क्योंकि ये ऐसा, मतलब फ्रेज, इडियम्स इसको क्यों कहा गया है, मुहावरे, इस तरह का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये मतलब ब्यूटीफुल बनाने के लिए है, लैंग्वेज को खूबसूरत बनाता है लैंग्वेज को। उसका आपको सेंस, अगर जब तक उस चीज़ का मीनिंग आपको नहीं पता, उसका सेंस ही पता नहीं चलेगा कि भाई क्या रहा है, क्या करना है, इसका कैसे ट्रांसलेट। और ये आप पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। इसमें आप
कुछ भी ट्रांसलेट, कुछ भी सेंटेंस लिख के नहीं आ सकते हैं, 0 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स? 0, 3 4 0 5 6 0 जितना भी कहें 0 ही मिलेगा। अगर आप सही से सेंटेंस को एक फॉर्मेट में नहीं लिख पाएंगे, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तो नहीं मिलेगा ये। और ये देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस में जो है आपका जो अगर सेंटेंस बनाने देगा तो हर जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 10 मार्क्स का जो है पूछा गया, तो इस बार अगर ग्रामर और सारी चीज़ें ऐड किया गया है तो इसमें से लगभग फिर भी जो है 6 to 8 क्वेश्चन, मतलब 6 to 8 मार्क्स का तो आपका बनना ही चाहिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है आपका वोकैबुलरी, इसमें कैसे पूछा जाएगा, ये भी वोकैबुलरी जो है यानी वोकैब सेक्शन आपका इडियम्स फ्रेजेस में आ जाएगा। वोकैबुलरी के लिए अलग से आपको टेंशन नहीं लेना है, वोकैब आप फ्रेजेस एंड इडियम्स में ही इसी को आप समझ सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी कितना याद कीजिएगा, वो अगर बनना होगा, अगर किसी फैक्टर में पूछा जाएगा या फिर कोई सेंटेंस लिख देगा, उसका अंडरलाइन फ्रेज रहेगा, कोई अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, उसका आपको मीनिंग पूछा जा सकता है कि प्लीज़ राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अब उसका मीनिंग लिखना है। तो सेंटेंस एक दिया हुआ रहेगा तो आप बीच में कोई फ्रेज या कुछ भी इडियम्स या फिर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है तो उसका आप मीनिंग लिख पाएंगे, मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि उतना हो जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अब स्पेलिंग टेस्ट जो है ये आपका ये भी एक फैक्टर है कि एक छोटा सा पैसेज हो सकता है, छोटा सा जो है आपका लिखा हुआ रह सकता है, कोई स्टोरी टाइप का, शॉर्ट स्टोरी टाइप का, उसमें आपको बोल सकता है कि आप यहाँ इसमें देखें कि कहाँ कौन कौन सा वर्ड जो है स्पेलिंग टेस्ट आपको लिया जा सकता है कि कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, गलत लिखा गया है, आप उसको ढूंढ करके सही फॉर्मेट उसका लिखें या फिर उस वर्ड्स को यहाँ पे लिखें। तो ऐसे भी हो सकता है कि 4-5 जो है 2-3 नंबर का या 4-5 नंबर का आपका पूछा जा सकता है। मतलब साइनो, एंटो, स्पेलिंग टेस्ट, OWS, इन सभी में से 5-10 नंबर आपका बनेगा और इडियम्स वाला सेक्शन से आपका 5-10 नंबर ऐसे बनेगा, यानी 15 नंबर जो है इस सेक्शन से आपका बनेगा। 15% जो है 15% से अगर 15 मार्क्स हो गया तो 60 मार्क्स टोटल इंग्लिश में है। अगर 15 मार्क्स ग्रामर वाला सेक्शन से बन रहा है तो ये जो है 15% से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, मतलब 15 मार्क्स आपका बन रहा है सबसे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। सैनो एंटो जो है आप याद कर सकते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर CGL के रिसेंट 2022 के एग्जाम्स में जितना पूछा गया उतना कर लेंगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा। OWS यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, ये जो होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये क्यों PT एग्जाम में नहीं पूछा गया था। PT एग्जाम में वोकैब्स पूछा गया था, साइनो एंटो पूछा गया था और इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया था। तो मेंस में मुझे लग रहा है कि OWS वाला सेक्शन से नहीं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। 2-3 फॉर्मेट में ये पूछा जा सकता है, चाहे तो किसी पर्टिकुलर वर्ड का आपको जो वर्ड दे दिया रहेगा 4-5, उसका मीनिंग आपको लिखने बोलेगा 5 नंबर का, ऐसा भी आ सकता है, या फिर मीनिंग बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ आ सकता है, आपको उसका पर्टिकुलर वर्ड लिखने बोलेगा कि इसका एक वन वर्ड आप लिखें, 4-5 नंबर का जो है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगेन कॉमन फैक्टर जो आपका है वो वॉइस नरेशन, कॉमन एरर्स, ये भी जो है आपका सिलेबस में दिया हुआ है, और जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको हमेशा राइट वे में आपको लेना होगा कि ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो वॉइस हो गया, नरेशन, कॉमन एरर्स और बेसिक ग्रामर, ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कॉमन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये वॉइस जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वो बना ही देंगे आप, लेकिन फिर भी यहाँ एक आपके लिए विडंबना या फिर दुविधा या फिर मतलब जो भी कहें आप है, प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, वो ये कि आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा, आपको खुद लिखना है। तो हो सकता है कि आप फंस सकते हैं कि क्या होगा। हम तो PT का जितना भी एग्ज़ाम होता है, यानी जितना भी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें तो हम 4 ऑप्शन देख करके एक सही ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर मुझे भी लगता है और आपको भी लगता होगा कि वॉइस ही है, जो हम 10-11 रूल है इसमें और वो आपका माइंड में बसा होगा और आप जो है सही आंसर ढूंढ निकालते हैं 4 ऑप्शन में से। यहाँ पे थोड़ा सा नरेशन में भी आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता कर लेना है कि कैसे जो है चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कॉमन एरर्स में ये सबके लिए सेम ही होगा, अगर बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर वही बात है, वैसे नहीं पूछा जाना चाहिए उतना डिटेल में ग्रामर से, ठीक है। 15% क्वेश्चन आपका ग्रामर से बनेगा और उसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैंने आपको बता दिया। सेम जो है आपका हिंदी में है और सेम जो मैंने इंग्लिश के लिए बताया सेम है हिंदी में, वैसा ही जो है आपका सेम हिंदी में पूछा जाएगा, बस नंबर थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि 40% वेटेज जो है आपका हिंदी का है। हिंदी में भी वही निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेप और अपठित गद्यांश, वाक्य विन्यास, शुद्धिवर्तन, ये मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे सिलेबस मेरे सामने रखा हुआ है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, व्याकरण, शब्द रूपांतरण, संज्ञा, कितना सारा दिया हुआ और सिलेबस है ये आपका ऑफिशियली ये सिलेबस आपको दिया गया है, तो आप छोड़ नहीं सकते मेरे भाई किसी भी टॉपिक को। यहाँ पे प्रत्यय भी दिया हुआ, उपसर्ग भी दिया हुआ, समास भी, संधि भी, वाच्य भी, सारी चीज़ दिए हुए हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को उतने आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको देख के जाना होगा। और ये सारे जो मैंने बताया आपका रैंक डिटरमाइंड फैक्टर है आपके एग्जामिनेशन में, इसको करके जाना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऐसे वाला टॉपिक जो है
ऐसे हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सारा लगभग जो है सब करके आएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो फिर भी लिख के आएगा 2 पेज ऐसे, गारंटी है इस बात की। बस वही स्टूडेंट नहीं लिख पाएगा जिसको इंग्लिश में लिखने ही नहीं आता, फिर भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ लिख ही देगा, क्योंकि लिखने का एग्ज़ाम जो होता है ना थोड़ा सा ईजी होता है कंपेरेटिवली, और उसमें अगर आपने लिख दिया और आपकी राइटिंग अच्छी है तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा। बट जहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट की बात तो फिर आप फंस जाएंगे। जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट या फिर सोशल कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट और मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जो आपको पता है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू डू दिस, नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और सिलेबस आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। और मार्केट में कई सारा जो है ऐसे के लिए और या फिर गाइड बुक भी आया हुआ है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो एडिटोरिया का जो है आपका ऐसे के लिए जो नोट्स पब्लिश किया गया है, जो मार्केट में भी अवेलेबल है, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊँ। एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, अगर आपको पसंद आएगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं कंटिन्यू कर दूंगा उस पर। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।